जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय देशों के युद्ध अभ्यास कोबरा वॉरियर में भारत के किस फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों जो कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास है इसमें भारत की तरफ से मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है। आइए फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास ये यूके की रॉयल एयरफोर्स द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और ये यूके का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है। 2023 में ये अभ्यास यूनाइटेड किंगडम में मार्च 2023 में आयोजित किया गया और इसमें बहुराष्ट्रीय देशों के एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। किस किस देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है? तो अपने देश भारत की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है, यूके की, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका, सिंगापुर। ठीक है, इन देशों की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है। और हम बात करें कि भारत ने भी हिस्सा लिया है तो भारत की तरफ से कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया है? मिराज 2000। ओके, इसका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। आइए नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक पास किया है। राइट टू हेल्थ विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से बनने वाले सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट टू हेल्थ बिल यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक के तहत में क्या होगा? तो आपातकाल की स्थिति में यानी कि इमरजेंसी के दौरान सरकारी या फिर निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास में पैसे नहीं हैं, उसे इलाज की ज़रूरत है तो अस्पतालें उसको मना नहीं कर सकती हैं। फ्री इलाज करना होगा अस्पतालों के लिए और फ्री इलाज करने पर अस्पतालों को राज्य सरकार अलग से फंड बनाएंगी और राज्य सरकारें ही अस्पतालों को रकम देंगी। ओके, 50 या फिर इससे ज़्यादा बेड वाली जितनी भी अस्पतालें हैं उन सभी अस्पतालों पर ये कानून लागू रहेगा। ठीक है, और साथ ही दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। ओके, याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको पूरे साल के करंट अफेयर्स के हर टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस ई बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को अरेंज किया गया है। ओके, तो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर लीजिए और पिछले दो सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक की लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि ई बुक को बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है, उस पर आप पेमेंट करके डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर उसी नंबर के व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर देंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएगी। बिना किसी देरी के नंबर थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और नंबर थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी रकम के लोन की मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा $108 बिलियन। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन की रकम के लोन की मंजूरी दे दी है। इस रकम के जरिए असम की आपदा तैयारी को सुधारने और बाढ़ की भविष्यवाणी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। जो असम की एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना है इसके लिए $108 बिलियन दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने। ओके, ये क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो जल संसाधन योजना और मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।
और असम में बाढ़ और कटाव के जोखिम को कम करना, बाढ़ की भविष्यवाणी सटीकता से करना, और इस योजना से असम के 17 जिलों के लगभग 60 लाख लोग लाभान्वित किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का मार्च 2023 को निधन हो गया है। वह किस भाषाई फिल्मों में प्रसिद्ध थे? तो ये तमिल भाषाई फिल्मों में प्रसिद्ध थे। ओके, नाम है इनका इनोसेंट, ये मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद थे, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ईल मछली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी है? याद रखना, ये जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे ये ईल मछली की एक नई प्रजाति है और ये किस राज्य में खोजी गई है? तमिलनाडु में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच में वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित हुआ है? वायु प्रहार अभ्यास ये आयोजित किया गया है एयरफोर्स और आर्मी के बीच में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम वायु प्रहार अभ्यास की बात करें तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य में इसका आयोजन किया गया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारतीय थल सेना की गतिविधियों के संचालन की क्षमता में वृद्धि करना तथा सेना द्वारा आकस्मिक कार्यों को अंजाम देने की प्रणाली में फुर्ती लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने मीडिया कर्मियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास पीएम मोदी जी ने किया है? तो देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे ये दोस्तों शुरू किया गया है वाराणसी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शिलान्यास किसने किया है? पीएम मोदी जी ने। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, ये जो पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 3.8 किलोमीटर। वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें टोटल लागत कितनी आएगी? तो 644.49 करोड़ रुपए और सड़क से ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। और निर्माण में कितना समय लगेगा? तो लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा। कौन इसका निर्माण कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है वर्थलेट। ठीक है, वर्थलेट और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर को। और मैथिली ठाकुर आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि मैथिली ठाकुर एक लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं और इनको बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजय सिंह। यदि हम बात करें भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। यदि हम डिटेल की बात करें तो देश के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को सी डॉट ने डेवलप किया है। किस कंपनी ने डेवलप किया है? सी डॉट कंपनी ने। और ये दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ऑफिस के बीच में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया है? टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने। और अश्वनी वैष्णव आप लोगों को पता होगा ये केंद्रीय रेल मंत्री भी हैं। तो 27 मार्च को इन्होंने उद्घाटन किया है। और क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक क्या है? यदि हम इसकी बात करें तो इसमें क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है और ये पारंपरिक नेटवर्कों से अधिक सुरक्षित होता है।
ठीक है, और अधिक सुरक्षित तरीके से इंफॉर्मेशन भेजने की सुविधा प्रदान करता है और इसको हैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है पहली बार? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। ज़रूर याद रखेंगे आप, किसी भी क्वेश्चन में पहला, प्रथम या फिर पहले जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस ये भी पहली बार मनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कब मनाया गया है ये? 30 मार्च 2023 को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को घोषणा करी थी कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, तो 14 दिसंबर 2022 को घोषणा करी गई थी, लेकिन पहली बार ये कब मनाया गया है? 30 मार्च 2023 को मनाया गया है। ओके, हम बात करें इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना, साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य कब तक तय किया है? केंद्र सरकार के लक्ष्य हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी चुका हूं और इसको अपडेट करके मैं फिर से बना दूंगा। तो सरकार ने 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य कब तक तय किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर 2024 तक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का तीसरा, ठीक है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौनप गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस स्टेडियम के निर्माण में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और हम बात करें कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कितने दर्शक इसमें बैठ सकते हैं? तो 75,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। ओके, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर होगा? तो हम बात करें कि इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल के नाम पर रखा जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में भी डिटेल की बात करें तो वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। और ये दुनिया का तीसरा, ठीक है, याद रखना, ये दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो भारत के बड़े क्रिकेट स्टेडियम को यदि हम बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें कैपेसिटी कितनी है? तो 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं एक साथ, और ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, यदि हम बात करें तो इसकी दर्शक क्षमता 1,24,000 है और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा अनिल अग्रवाल स्टेडियम, 75,000 दर्शक इसमें होंगे और ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। ठीक है, दुनिया का तीसरा। लेकिन भारत का दूसरा क्यों? क्योंकि भारत का पहला बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसके बाद में दूसरा कौन सा होगा? अनिल अग्रवाल, जो कि बनाया जाएगा जयपुर में। ठीक है, तो याद रखना ये भारत का दूसरा है और दुनिया का तीसरा है। अब बताइए कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं T20 में साकिब अल हसन। और हम बात करें ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कितने विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है? 136 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। बताइए UAE के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो हैं ये यूएई के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। डिटेल की बात करें यूएई की तो ये मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। करेंसी है यूएई दिरहम और राजधानी क्या है आबू धाबी। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया। तो दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। एक तो है मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, हम बात करें जो लद्दाख है ये दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 31वें नंबर पे है। ठीक है, और जो मयूरभंज है ये 32वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मोंटी देसाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसिद्ध लेखक हैं, इनका नाम क्या है डॉक्टर पैगी मोहन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने ये पुरस्कार किस पुस्तक के लिए जीता है तो वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स पुस्तक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ के द्वारा किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को लगातार दूसरे वर्ष विश्व की सबसे मेधावी छात्रा घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी नताशा पेरिया नायगम के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम है मैनुएला रोका बोटे, इनका नाम जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिंगापुर में। तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। और यदि हम बात करें कि 24 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो 24 का आयोजन किया जाएगा कतर में। कहाँ पर किया जाएगा, कतर में किया जाएगा। और यदि हम बात करें कि 23 का आयोजन तो 23 का आयोजन जापान देश में। कहाँ पर, जापान देश में। ओके, और 25 का कहाँ पर, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने और तापमान को कम करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है। कूल रूफ पॉलिसी की हम बात करें तो ये किसने शुरू की है, किस राज्य ने। ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई का कार्यकारी निदेशक जो है ये नीरज निगम के लिए बनाया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास की हम बात करेंगे कौन से नंबर के गवर्नर हैं तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, और शक्तिकांत दास को अभी गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी दिया गया था। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास ये भारत और अमेरिका की सेना के बीच में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा, 10 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, पहला महाराष्ट्र भूषण अवार्ड कब दिया गया था, 1996 में दिया गया था। ठीक है, और अभी जो 2022 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है ये दिया गया है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें किस शहर को लगातार दूसरे साल ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 के रूप में मान्यता दी गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई शहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन
भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो देखिए दोस्तों, सलिनेक्स जो टर्म है, यदि आप इसको विच्छेद करेंगे तो आप इसको पता कर पाएंगे कि किस किस देश के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका आयोजन आप लोग समझ गए होंगे, श्रीलंका और इंडिया के बीच में किया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें तो श्रीलंका और भारत की नौसेना के बीच में इसको आयोजित किया जाता है। और अभी इस साल इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 10वां संस्करण आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ पर हमने हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में हमने समझने का प्रयास किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको और आपके बहादुर सर की मेहनत आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स का निपटारा करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को कम समय में और बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को ज़रूर बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक हमारा नंबर है, आप इसको नोट कीजिए 9630 82 94 64। ठीक है, इस पर यदि आप फ़ोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, पिछले 1 साल की ई बुक का पेमेंट कितना है? 59 रुपीज़। और पिछले 2 सालों की जो ई बुक है इसका प्राइस है 79। बहुत ही कम प्राइस, सबसे सस्ता प्राइस हम इसको कह सकते हैं। तो आप फटाफट से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे यदि आप सेंड करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ई बुक व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएगी। अंतिम प्रश्न का आंसर बताइए। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। हाल ही में एक आज़ाद नाम की आत्मकथा लॉन्च हुई है। आपको बताना है कि ये किसकी आत्मकथा है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं दोस्तों के साथ में। आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं इसी प्रकार का, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।